हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज चर्चा करेंगे एक ऐसे विषय पर जो भारतीय इतिहास खंड, भारतीय कला एवं संस्कृति के खंड से जुड़ता है। भारत का इतिहास या हम कहें भारत में सभ्यताओं की शुरुआत काफी पुराने समय से दिखाई पड़ती है। एक ऐसा समय था जब मिस्र में बहुत सारी सभ्यताएं फल फूल रही थी। मिस्र या हम कहें उस पूरे क्षेत्र में जहां मिस्र का एरिया है, जहां पर आज के समय अगर हम मेसोपोटामिया की सभ्यता की बात करें वो वहां पर मौजूद है। इसके अलावा अगर जो ईरान वाला क्षेत्र है वहां से ये सभ्यता आ जाएगी, और भी कई सारी सभ्यताएं अलग अलग क्षेत्रों में मौजूद थी। भारत में भी एक सभ्यता का उदय हो रहा था जिसको हम हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। इतिहासकारों के बीच में उसके युग को लेकर के या समय को लेकर के अलग अलग तरह के मतभेद जरूर हैं, लेकिन एक मान्यता यह है कि काफी पुरानी सभ्यता है और एक लंबा इतिहास रहा है। फिर कुछ ऐसा हुआ कि वो सभ्यता हमारे सामने मौजूद नहीं रही, या हम कहें उस सभ्यता का धीरे धीरे पतन होता गया, और एक नगरीय सभ्यता के रूप में जो सभ्यता स्थापित थी, धीरे धीरे उसके बाद ग्रामीण सभ्यता ने अपनी जगह बनानी शुरू कर दी। अब एक पुराने समय जो एक सभ्यता मौजूद थी जिसको हम नगरीय सभ्यता कह रहे हैं, उसके बारे में हमें पता कैसे चला? वहां से प्राप्त जो भी साक्ष्य हैं, बहुत सारी मूर्तियां हैं, बहुत सारी चित्रकलाएं हैं और कई सारे ऐसे अवशेष मिले हैं जो उस समय काल के बारे में जानकारी देते हैं। हाल ही में एक विवाद सामने आया है जो उस काल से प्राप्त की गई एक मूर्ति को लेकर के है। ये मूर्ति एक नर्तकी की मूर्ति भी कही जाती है, या फिर अलग अलग इतिहासकार अलग अलग तरह से इसकी व्याख्या करते हैं। अब इस मूर्ति को लेकर के विवाद क्या है, ये हम आज के सेशन में जानेंगे। मोहनजोदड़ो की डांसिंग गर्ल मूर्ति पर विवाद क्यों, आज का हमारा विषय है। तो यहां पर दो तस्वीरें दी हुई हैं जिसमें आपको थोड़ा बहुत अनुमान लग रहा होगा, लेकिन विस्तार से हम इस पर चर्चा करते हैं। What Mohenjo-daro's dancing girl figurine tells us about the prehistoric civilization। तो जो भी एक मूर्ति प्राप्त हुई है वो प्राचीन सभ्यता के बारे में क्या जानकारी देती है? मोहनजोदड़ो के अंतर्गत जो हमने प्राप्त की थी एक डांसिंग गर्ल फिगरिन। तो इसको समझते हैं और इस विषय पर क्या क्या संदर्भ हो सकते हैं या क्या क्या पॉइंट्स निकल करके आ सकते हैं, ये यहां पर दिया हुआ है। जैसे चर्चा के बाद इस पर जो आलोचना की बात है, आलोचना क्यों की जा रही है, मंत्रालय का क्या जवाब है? अब चूंकि मंत्रालय भी यहां पर जुड़ता है, सरकार का दरअसल एक उद्घाटन समारोह था जिसको लेकर के इस प्रतिमा की एक तरह की दूसरी प्रतिमा बनाई गई थी जहां पर विवाद हुआ था, तो मंत्रालय ने भी कुछ जवाब दिया होगा। अब सिंधु घाटी सभ्यता का नाम आया है तो इस पर भी बात कर लेंगे। इस मूर्ति की खोज कैसे हुई थी, कौन कौन प्रमुख लोग थे, क्या क्या इससे जुड़े रोचक तथ्य हैं, मूर्ति को लेकर के क्या अनुमान है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत हमें जो भी अवशेष प्राप्त हुए हैं कई ऐसे हैं जिनका आज भी हम विश्लेषण नहीं कर पाए हैं। जैसे एक मोहर है, मोहर में कुछ लिखा हुआ है, हमें नहीं पता कि वो कौन सी लिपि है या क्या उसमें लिखा हुआ है, क्या इसका महत्व है, क्या निष्कर्ष हो सकता है। और एक सवाल जो आपसे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, बहुत ही आसान सा सवाल शामिल किया है। यह विषय जीएस पेपर 1 से जुड़ जाएगा, कला एवं संस्कृति और भारतीय इतिहास और सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत जो विशेष रूप से सवाल बनते हैं। तो यहां पर आज इसको देखिए, ये एक मूर्ति यहां पर बनी हुई है। इस मूर्ति के अंतर्गत आपको कुछ चीजें स्पष्ट दिख रही होंगी कि ये डार्क रंग में है, ठीक है। इसके हाथ में यहां पर चूड़ियां इन्होंने पहनी हुई है, मूर्ति में गले में एक हार है और इसकी एक खास तरह की मुद्रा है जहां ये कमर में हाथ रखे हुए है, ठीक है। तो शुरू करें अब। 1926 में मोहनजोदड़ो में खोजी गई थी डांसिंग गर्ल की मूर्ति जो ये है। अब ये विवाद के केंद्र में है, क्यों है? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई को इसका आयोजन किया गया था। तो प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली के प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो का उद्घाटन किया। अब इस समारोह के दौरान एक शुभंकर बनाया गया जो सभी का अभिवादन कर रहा था, या हम कहें समारोह को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो इसका जब अनावरण किया गया तो जिस तरह का शुभंकर बनाया गया था उसको लेकर के सवाल खड़े किए गए और कहा गया कि जो मोहनजोदड़ो की प्रसिद्ध डांसिंग गर्ल की मूर्ति है ये उसके समकालीन संस्करण बनाया गया है, लेकिन लोगों ने कहा कि अपने आप में ये इसकी भद्दी नकल है एक तरह से, और वास्तविक रूप से जो एक कलाकृति थी उसको दोबारा से बनाने की जरूरत नहीं थी हमें, या हम कहें कि उसको विकृत रूप दे करके बनाया गया है। उसकी जो ऐतिहासिकता थी उसको खंडित किया गया है, कुछ ऐसी बातें। यहाँ पर आपको असली मूर्ति का चित्र दिख रहा है और ये उन्होंने जो शुभंकर बनाया था, तो आप देख पाएंगे कि इसमें जो अंतर है वो साफ है। जहां इस मूर्ति के पूरे शरीर में लगभग वस्त्र नहीं है और केवल हाथ में कुछ चूड़ियां और गले में कुछ हार हैं जिसका अपवाद अगर छोड़ दे, तो यहां आपको दिखाई देगा कि इसमें इन्होंने कपड़े या वस्त्र पहनाए हुए हैं और उसके रंग में भी अंतर है। तो कुछ ऐसी बातें अभी हम
यहां पर डिस्कस कर लेंगे। आलोचना का बिंदु कहता है पहला कि जो मूल आकृति है उसका रूप यहां पर विकृत करके दूसरी आकृति बनाई गई है। दूसरा ये कहा गया है कि उसका जो साइज है बहुत छोटा था वास्तविक मूर्ति का, जो उन्होंने दूसरा बनाया है वो 5 फीट से अधिक लंबाई की है। और जो पुरानी मूर्ति है लगभग 4500 साल पुरानी कांसे से बनी हुई मूर्ति है जो केवल 10.5 सेंटीमीटर की है, जिसकी ऊंचाई गहरे रंग की है और पूरी तरह से लगभग नग्न है, जहां चूड़ियों और एक हार की ही उपस्थिति दिखाई पड़ती है। तो शुभंकर जो बना है उसमें गोरी त्वचा है, गुलाबी रंग के कपड़े हैं और एक ऑफ व्हाइट कमर कोट पहनाया गया है। ये डिफरेंसेस आपको यहां दिख गए। तो ये कुछ ऐसे विवाद के बिंदु हैं जो बनाए गए हैं या फिर कहे गए हैं। तो मंत्रालय ने भी इस पर जवाब दिया है। उन्होंने बताया है कि ये एक तरह का इंस्पायर्ड क्राफ्ट वर्क है जो यहाँ लगाया गया है और एक तरह का मास्कोट है या शुभंकर है जो इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो 2023 के लिए बनाया गया था। ये बेसिकली डांसिंग गर्ल से प्रेरित है और एक शैलीबद्ध तरीके से इसको निर्मित किया गया है और समसामयिक जीवन आकार का बनाया गया है, यानी एक वास्तविक रूप से एक महिला की ऊंचाई या लड़की की सामान्य ऊंचाई जो होती है उस तरह से दिया गया है। तो इसको हमें ऐसा नहीं देखना है कि किसी कलाकृति को हमने विकृत किया है, बल्कि एक तरह का द्वारपाल या डोर गार्जियन के रूप में हम इसे देख सकते हैं। ठीक है, ये हो गई पूरी विवाद की सामग्री जो आपके साथ शेयर की। अब हम ये समझें कि वास्तविक रूप से इस पूरी घटना में हमारे लिए कौन कौन से तथ्य जरूरी हैं। जैसा पहला सिंधु घाटी सभ्यता जो इस विवाद के बाद फिर से सामने आ गई है कि आपको इससे जुड़े हुए जो रिवीजन है वो कर लेने हैं। दूसरा, उस मूर्ति को लेकर के भी कुछ विशेषताएं हैं उनको समझेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो लगभग 3300 से 1300 ईसा पूर्व के बीच का समयकाल माना जाता है और उसकी परिपक्व अवस्था 2600 से 1900 के बीच की मानी जाती है, 1900 ईसा पूर्व। ठीक है, तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सभ्यता के रूप में भी इसको जानते हैं। खोज हुई थी 1924 में। तो यहां जो खोज हुई थी शब्द लिखा गया है, इसका क्या मतलब है कि पहले नहीं थी, अचानक से 1924 को एक आदमी गया उसको ये सब मिल गया, ऐसा नहीं है। आसपास के जो लोग थे, क्षेत्रीय लोग थे, उनको पहले से इसके बारे में अनुमान था कि कोई पुरानी चीज हो सकती है, लेकिन स्थापित रूप से नहीं पता था कि वास्तविक रूप से एक सभ्यता वहां मौजूद थी। तो उसी की जो स्थापना है एक तरह से इसको मान्यता दी गई थी, जैसे मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताएं मौजूद थी उस तरह से एक पूर्ण प्राचीन सभ्यता के रूप में इसको फिर स्थापित किया गया। अब इसी दौरान एक मूर्ति प्राप्त होती है जिसको डांसिंग गर्ल कह रहे हैं। तो मोहनजोदड़ो के अंतर्गत ये मूर्ति प्राप्त हुई। वहां पर गढ़ के एचआर क्षेत्र के 9वें लेन में एक खंडहर पड़ता है जहां पर इस मूर्ति की प्राप्ति हुई थी। यहां पर किसने इसको खोजा? ब्रिटिश पुरातत्वविद अर्नेस्ट मैके, नाम याद कर लीजिएगा, ब्रिटिश पुरातत्वविद थे। चूंकि उस समय ब्रिटिशर्स ही इसकी खुदाई कर रहे थे, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया था उसके अंतर्गत भी ब्रिटिश अधिकारी मौजूद थे। तो अर्नेस्ट मैके ने इसे खोजा। 1926 की जो समयकाल था वो इस दौरान खुदाई की गई थी। तो भारत के राष्ट्रीय संग्रहालय में वर्तमान में कलाकृति के रूप में इसको एक संख्या देकर के फिर रखा गया है और संग्रहालय में फिर एक गैलरी है जिसे प्रसिद्ध सिंधु सभ्यता गैलरी कहा जाता है। तो वहां पर इस सभ्यता के अंतर्गत जो भी अवशेष प्राप्त हुए थे उनको रखा गया है। उसी में से एक खूबसूरती या खूबसूरत कलाकृति के रूप में ये भी मौजूद है। कुछ रोचक तथ्य हैं इसको लेकर के, जैसे कि डांसिंग गर्ल अपने आप में इतिहासकारों के लिए आकर्षण का विषय है। इसलिए भी है क्योंकि वहां से प्राप्त जो भी अवशेष हैं उनका अपने आप में एक महत्व है। उस सभ्यता के बारे में या किसी भी ऐसी प्राचीन सभ्यता के बारे में अगर हम आज के समय जानना चाहें तो पुरातत्व चीजें जो प्राप्त होती है उनको लेकर के बहुत कम ही बातें हमें पता चल पाती हैं, क्योंकि ऐसा कोई लेख तो मौजूद नहीं रह गए हैं उस समय काल के जहां हमको पता चल सके। यानी कि सभ्यता इतनी पुरानी है कि उससे जुड़े हुए लिखावट लगभग मिट चुकी है। कुछ लिखावटें या लिपियां जो प्राप्त हुई हैं वो इतनी प्राचीन हैं कि उनको आज के समय पढ़ पाना या समझ पाना इतना आसान नहीं है, और कुछ को हमने डिकोडिफाइड कर लिया है, कुछ को नहीं कर पाए हैं। तीसरी बात यह है कि मूर्ति को देख करके फिर हम ये अनुमान लगाते हैं कि मूर्ति आखिरकार क्या कहना चाहती है। उस समय काल में ऐसी मूर्ति किसी महिला की क्यों बनाई गई थी, उस समय के दौरान लोग किन किन चीजों को जानते थे, या मूर्ति के जो शरीर है या जो परिवेश है वो किस तरह से रहा होगा तब किसी व्यक्ति ने या किसी कलाकार ने उस कलाकृति का निर्माण किया होगा। इसके अलावा उनके पास वो कौन कौन सी तकनीकें थी जिसके आधार पर उन्होंने इस मूर्ति को बनाया होगा। अगर कांसे की बनी हुई मूर्ति है तो उनके पास कांसे के निर्माण की भी जानकारी रही होगी। तो इसी तरह का एक सवाल है कि महिला की मुद्रा और उसका अर्थ क्या है, यानी अगर ये इस तरह से कमर में हाथ रख करके खड़ी हुई हैं
तो ऐसा क्यों था, इस तरह से क्यों खड़ी थी, या इनका उस समय के समाज में क्या स्थान रहा होगा, किस तरह से ये समाज में जानी जाती थी। एक सवाल ये भी हो सकता है कि उस समय महिलाओं की स्थिति समाज में क्या थी, अगर ऐसी कोई जानकारी हम इससे निकाल पाए। तो अलग अलग तरह के इतिहासकारों ने अलग अलग तरह की बात कही है। जैसे इतिहासकार रोमिला थापर कहती हैं, उन्होंने द पेंगुइन हिस्ट्री ऑफ अर्ली इंडिया फ्रॉम ओरिजिन्स टू एडी 1300 में कुछ बात कही है। उन्होंने कहा है कि एक युवा और उत्साही महिला का एक तरह का मन भावन रुख हमें यहां पर दिखाई पड़ता है। इसके अलावा इतिहासकार A.L. बाशम कहते हैं कि इनकी एक पुस्तक है क्लासिक द वंडर दैट वाज इंडिया 1954। ये कहते हैं कि अन्य प्राचीन सभ्यताओं के विपरीत इस युवा महिला में काफी जीवंतता दिखाई देती है। मतलब कि अगर प्राचीन सभ्यताओं से प्राप्त कलाकृतियों को देखें और इसकी तुलना करें तो ये ज्यादा जीवंत दिखाई देती है। 1902 से 1928 तक यानी लगभग 26 साल तक ASI के महानिदेशक रहे जॉन मार्शल, जिनके निर्देशन में इंस्पेक्शन किया गया इस खुदाई से प्राप्त वस्तुओं का। उन्होंने इसकी व्याख्या कुछ इस तरह की कि एक युवा लड़की है, उसका हाथ कूल्हे पर है, अर्ध साहसिक मुद्रा में है, उसके पैर नृत्य की मुद्रा में है, इसलिए शायद इसको डांसिंग गर्ल भी कहा गया होगा। तो कुछ अनुमान है, जैसे कि मार्शल के विवरण को अगर आप देखते हैं तो उन्होंने इसको नर्तकी की संज्ञा दी है, एक तरह से डांसिंग गर्ल इसलिए कह रहे हैं। लेकिन इतिहासकारों ने आज के समय कुछ अध्ययन किए हैं और यह पता चला है कि नर्तकी जो शब्द है बाद के इतिहास के अंतर्गत जुड़ा होगा, उस समय काल में नर्तकी शब्द नहीं रहा होगा। एक व्याख्या यह है। दूसरा, 2016 में भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद की हिंदी पत्रिका इतिहास में एक तरह का दावा किया गया है कि जो मूर्ति है हिंदू देवी पार्वती का चित्रण है। लेकिन कुछ इतिहासकार इस दावे को खारिज करते हैं। वो कहते हैं कि उस दौरान की जो सभ्यता थी उसको हिंदू धर्म से जोड़ा जाना अपने आप में सही तरीका नहीं है, और ऐसा नहीं है कि उस समय काल की मूर्ति इस तरह से जोड़ी जाए। तो उन्होंने इस दावे को खारिज किया है। बहरहाल अलग अलग तरह के दावे हैं, पूरा सत्य कहीं बीच में होगा। अब इसका महत्व क्या है? महत्व यह है कि उस समय काल में किस तरह से मूर्ति निर्माण किया जा रहा था, इसके बारे में हमें पता चलता है। जैसे कांस्य प्रतिमा है, इससे अनुमान क्या लगता है कि हड़प्पा की जो कलात्मकता थी और धातु विज्ञान की जानकारी थी वो उत्कृष्ट थी, यानी वो मूर्तियों को ढालने में और बनाने के दौरान या बनाने की प्रक्रिया को जानते थे। इसी तरह धातु सम्मिश्रण और खोई मोम ढलाई के बारे में उनके ज्ञान का प्रमाण मिलता है। यह एक तकनीक का नाम आया खोई मोम ढलाई। तो एक तरह की जटिल प्रक्रिया है जिसके तहत अगर बहुत बारीकी से यानी बारीक जानकारी के साथ किसी प्रतिमा का डुप्लीकेशन किया जाना हो तो वो किया जा सकता है। तो कलाकृतियों को बनाने के लिए एक मूल मूर्ति से किसी तरह की डुप्लीकेट मूर्ति एक सांचे के माध्यम से बनाई जा सकती है, जैसा यहां दर्शाया गया है। तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमें नहीं पता आज के समय सामान्य तरीकों से कि वो किस तरह का शिल्प जानते थे। तो जितनी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, तो ऐतिहासिक वस्तुओं या ऐतिहासिक साक्ष्यों का एक महत्व ये भी है, ये हमें उस समय काल की तकनीक और उस सभ्यता के जीवन के बारे में जानकारी देती है। ठीक है, चलिए, तो निष्कर्ष ये है इसका कि डांसिंग गर्ल जैसी मूर्ति का अस्तित्व हड़प्पा समाज में एक उच्च कला की उपस्थिति का संकेत देता है। ठीक है, अगला, डांसिंग गर्ल किसी उपयोगितावादी उद्देश्य के लिए बनाई गई कोई वस्तु नहीं रही होगी, ऐसा इतिहासकार मानते हैं। यह अपने आप में कलाकारों द्वारा विशुद्ध रूप से प्रतीकात्मक और सौंदर्य मूल्य की एक कलाकृति है जो हमारे पास मौजूद है, हमें प्राप्त हुई है और हमने उसको सहेज करके रखा है। क्योंकि एक इतनी पुरानी सभ्यता अगर हमें उससे कुछ भी प्राप्त हो रहा है और उसके बारे में हम जान पा रहे हैं तो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब देखें आज का प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत डांसिंग गर्ल की मूर्ति निम्नलिखित में से किस स्थान से प्राप्त हुई थी? बहुत ही कठिन सवाल है, देखते हैं कौन लोग उत्तर दे पाते हैं। चनहूदड़ो से, राखीगढ़ी से, मोहनजोदड़ो से या फिर लोथल से? तो कमेंट सेक्शन में आपको इसका उत्तर देना है। मिलते हैं अगले सेशन में। आप ये भी लिख सकते हैं कि क्या आप इसके बारे में जानते थे या आप इस पूरी प्रक्रिया को, इस पूरे विवाद पर क्या राय रखते हैं। तो मिलेंगे, पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए, शुक्रिया।